देखिए यहाँ पर सेकंड पेपर एमए इंग्लिश का एक टॉपिक है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी और इसको लिखा है जॉन ड्राइडेन ने। तो देखिए इसमें है क्या। ओके, फिर यहाँ शुरू करते हैं। ये आपका एमए इंग्लिश सेकंड पेपर का एक क्रिटिक है और जिसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इसके राइटर हैं जॉन ड्राइडेन। अब देखिए यहाँ पर इट इज रिटेन बाय जॉन ड्राइडेन who born in 9th अगस्त 1631। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को जॉन ड्राइडेन ने लिखा है। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1631 ईस्वी को। ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। देखिए जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। ही वॉज अ प्ले राइट, पोएट एंड ट्रांसलेटर। अब ये एक प्ले राइट थे, पोएट थे और ट्रांसलेटर थे। एक बात और, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको कहा था सैमुअल जॉनसन। इट इज अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन न्यू क्लासिकल थ्योरी बेस्ड ऑन ड्रामेटिक पोएजी। ये जो आपका एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पोएजी है, ये न्यू क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है। न्यू क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड है जो कि एक ड्रामेटिक पोएजी वर्क है। इन दिस पोएम, इस पोएम में ड्राइडेन डील्स विद द व्यू ऑफ मेन एंड वीमेन। इस पोएम में ड्राइडेन जो है मेन और वीमेन के व्यू के साथ, मतलब ये पोएम कहीं ना कहीं डील करती है। ड्राइडेन गेट नेम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ दिस एस्से। ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं इसी एस्से के वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एस्से। और इस एस्से का नाम पता ही है, एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। द एस्से बिगिन विद द बैटल बिटवीन द इंग्लैंड एंड नीदरलैंड। ये एस्से इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच बैटल के साथ शुरू होता है। इसलिए जहां पर 4 पीपल ट्रेवल इन अ बोट, जहां पर 4 लोग बोट में ट्रेवल करते हैं, एंड स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन मॉडर्न लिटरेचर, और मॉडर्न लिटरेचर पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, जिसमें पहला था क्राइड्स, व्यू ऑफ क्राइड्स। अब देखिए क्राइड्स क्या कहता है। ही टोल्ड फॉर एंशिएंट पोएट, वो एंशिएंट पोएट की बात करता है, एंड स्पीक डेट दे फेथफुल एंड ऑब्जर्व द नेचुरल थिंग्स, और बोलता है कि वे लोग एंशिएंट पोएट जो थे बहुत फेथफुल होते थे और साथ में नेचुरल थिंग्स को ऑब्जर्व करते थे। एंड आल्सो टोल्ड, और ये भी बताता है दैट बट इन मॉडर्न पीरियड पोएट्स, लेकिन मॉडर्न पीरियड के समय में जो पोएट हैं इग्नोर द नेचुरल थिंग्स, ये सब नेचुरल थिंग्स को इग्नोर करते हैं। ही सेज, और वो आगे कहते हैं एंशिएंट इज बेस्ट, सॉरी एंशिएंट रहेगा, एंशिएंट पोएट इज बेस्ट एंड नेक्स्ट फ्रेंच। मतलब अगर बेस्ट में देखा जाए तो सबसे पहले एंशिएंट पोएट बेस्ट है, उसके बाद में फ्रेंच अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार है एंशिएंट पोएट में फ्रेंच पोएट जो है बेस्ट है। अब दूसरा जो है वहां पर है व्यू ऑफ यूगनेटस। अब यहाँ पर यूगनेटस क्या कहते हैं। ही टोल्ड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ लास्ट एज, वो लास्ट एज के इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, विच इज मॉडर्न पीरियड, जो कि मॉडर्न पीरियड है, एंड टोल्ड अबाउट द फॉल्ट ऑफ ओल्ड एज, और साथ में वो ओल्ड एज में जो कमियां थी, ओल्ड एज के फॉल्ट को बताते हैं। ही क्रिटिसाइजेज एंड ब्लेम्स, वो क्रिटिसाइज करते हैं और ब्लेम करते हैं द एंशिएंट्स, मीन्स एंशिएंट पोएट को क्रिटिसाइज करते हैं और उनको ब्लेम भी करते हैं फॉर नॉट एस्टैब्लिशिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्ट्स इन अ प्ले एज दे रोट बाय द एंट्रेंसेस ऑफ ईच कैरेक्टर आर कॉरस एंड नॉट बाय एक्ट्स। यहाँ पर कह रहे हैं अगर स्टेबलाइजिंग के बेस पर देखें तो कोई वहां पर एक्ट्स का फिक्स्ड नंबर, प्ले में एक्ट का फिक्स नंबर बहुत खास नहीं होता था। दे रोट बाय द एंट्रेंस ऑफ ईच कैरेक्टर और कॉरस एंड नॉट बाय एक्ट्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो थर्ड कैरेक्टर है वो है लिसिडियस, व्यू ऑफ लिसिडियस।
ही सपोर्ट्स द फ्रेंच ड्रामा अकॉर्डिंग टू हिम। अब लिसिडियस जो है ये फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है और कहता है इन अ ड्रामा कॉमेडी इमोशन ट्रेजेडी बिकम सेपरेट टू ईच अदर। ड्रामा में कॉमेडी इमोशन ट्रेजेडी ये सारी चीजें एक दूसरे को सेपरेट करते हैं। मीन्स कॉमेडी में अलग टाइप का सीन होगा, ट्रेजेडी में अलग होगा, इन सब में इमोशन फीलिंग्स सारी चीजें रहेंगी लेकिन सबका बेस अलग अलग। और जो चौथा है वो है व्यू ऑफ निंडर, यानी कि निंडर है और निंडर का व्यू क्या है देखते हैं। निंडर द रिप्रेजेंट्स ऑफ द इंग्लिश रिप्रेजेंटर ऑफ इंग्लिश। निंडर जो कि इंग्लिश का रिप्रेजेंटर है, प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ यंग इंग्लिशमैन, वो अपने आप को एक यंग इंग्लिशमैन के रूप में प्रेजेंट करता है, एंड अ स्कॉलरी जेंटलमैन विद हाई रिगार्ड टू हिज नेशन, और अपने नेशन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मानजनक प्रकट करते हुए एक स्कॉलरी जेंटलमैन अपने आप को साबित करता है या दिखाता है। ही स्पीक्स फॉर इंग्लैंड एंड लिबर्टी, वो इंग्लैंड के बारे में बोलता है और लिबर्टी के बारे में बोलता है। देन निंडर आंसर टू लिसिडियस, तब निंडर लिसिडियस के क्वेश्चन का आंसर देता है, एंड टोल्ड डेट, और बताता है एन एसे ऑफ ड्रामा इन कॉमेडी इमोशन एंड ट्रेजेडी शुड बी टुगेदर इन ड्रामा। ये करें ड्रामा की जो भी ऐसे होती हैं जैसे कॉमेडी हो, इमोशन या ट्रेजेडी, जो कुछ ये सारी चीजें जो है ड्रामा में एक साथ होनी चाहिए। देन फाइनली दे डिबेट वन क्वेश्चन, तब वो एक क्वेश्चन पर डिबेट करते हुए, एंड आस्किंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से पूछते, कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, सब लोग अपना अपना व्यू देते हैं। इन ड्रामा में वांट राइम्स देन आफ्टर सम टाइम क्राइड्स से, ड्रामा में ये कह रहे हैं राइम्स होना चाहिए लेकिन कुछ समय के बाद में क्राइड्स कहता है दैट ड्रामा नेवर वांट राइम्स, की ड्रामा में राइम की जरूरत ही नहीं होती है। देन निंडर टोल्ड टू क्राइड्स, तब निंडर जो है क्राइड्स को बताता है यू आर राइट, हाँ तुम सही कह रहे हो, बट सम ड्रामा वाज वेरी सीरियस एंड कैरेक्टर्स आल्सो वेरियस, लेकिन कुछ ड्रामा होते हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और कैरेक्टर्स भी अलग होते हैं। सो इन द हेयर राइम्स मोर इफेक्टिव टू द ब्लैंक वर्ड्स, इसलिए ऐसे ड्रामा में राइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इफेक्टिव लाने के लिए। सो राइम्स मोर इम्पोर्टेंट इन ड्रामा, इसलिए राइम्स का ड्रामा में इम्पोर्टेंट है। देन फाइनली दे रीच वेयर द बैटल बीइंग एंड एसे एंड, तब वे मतलब फाइनली वे सब लोग वहां पहुंचते हैं जहां पर बैटल हो रहा होता है, और इसी के साथ में ऐसे पर देखिए जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहलाते हैं, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म सैमुअल जॉनसन ने कहा था। अ न्यू एरा ऑफ क्रिटिसिज्म बिगेन विद ड्राइडेन, यानी कि ड्राइडेन के साथ में क्रिटिसिज्म का एक नया एरा शुरू होता है। पोएट्री इज नॉट ओनली इमिटेशंस ऑफ नेचर बट ऑफ द बेस्ट नेचर, इनके अनुसार जो है पोएट्री जो है वो केवल इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं है। फाइनल एंड ऑफ पोएट्री इज डिलाइट एंड ट्रांसपोर्ट्स, अब ये कह रहे हैं एंड का, और जो पोएट्री का फाइनल एंड होता है वो कहीं ना कहीं डिलाइट होना चाहिए, आनंद मीन्स इंजॉयफुल होना चाहिए, और जो है कुछ नॉलेजेबल होना चाहिए। पोएट इज नीदर अ टीचर नॉर अ बेयर इमिटेटर अ फोटोग्राफर बट अ क्रिएटर। ड्राइडेन के अनुसार जो पोएट होता है वो एक टीचर ही नहीं होता है, ना ही कोई इमिटेटर होता है, ना ही फोटोग्राफर होता है, बल्कि वो एक क्रिएटर होता है, वो खुद के इमेजिनेशन से कोई चीज क्रिएट करता है। अब देखिए जॉन ड्राइडेन ने लिखा है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। अब जॉन ड्राइडेन ने लिखा है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसको लिखा गया 1666 में और पब्लिश हुआ 1668 में, यानी 1668 ईस्वी में इसको पब्लिश करवाया गया। द क्लोजर ऑफ लंदन थिएटर्स ड्यू टू प्लेग इट डील्ड विद 3 कंटेम्पोररी क्रिटिकल इश्यूज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सीधा सीधा बात करते हैं। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो होता है ये 3 कंटेम्पोररी क्रिटिकल इश्यूज को डील करता है, यानी कि 3 कंटेम्पोररी क्रिटिकल इश्यूज के साथ में इसमें इन्हीं 3 पर फोकस किया गया है। एक तो मॉडर्न फ्रेंच
एंड इंग्लिश ड्रामा यानी कि मॉडर्न फ्रेंच को और इंग्लिश ड्रामा को। नेक्स्ट क्लासिकल यूनिटीज एंड फ्रीडम को। और राइम और ब्लैंक वर्स इन ड्रामा में यानी कि ड्रामा में लाइन या ब्लैंक वर्स का यूज कैसे किया जाता है। और इसमें चार लोग हैं, चारों लोग आपस में बात करते हैं, जिनमें से फर्स्ट कैरेक्टर है क्राइड्स, जो कि एंशिएंट्स को फोकस में करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स सर रॉबर्ट और हावर्ड। अब देखिए जो क्राइड्स होते हैं ये सर रॉबर्ट हावर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, सुपरियॉरिटी ऑफ एंशिएंट्स ओवर मॉडर्न्स। और ये मॉडर्न्स को सुपरियॉरिटी नहीं देते हैं बल्कि सुपरियॉरिटी देते हैं एंशिएंट को, यानी कि एंशिएंट पोएट में ये बिलीव करते हैं। मॉडर्न्स आर स्टिल इमिटेटिंग एंशिएंट्स। और ये कहते हैं कि क्राइड्स के अनुसार कहते हैं जो मॉडर्न्स होते हैं ये जो है बिल्कुल इमिटेटिंग एंशिएंट की तरह होते हैं। फॉलो यूनिटीज ऑफ टाइम एक्शन एंड प्लेस। और इनके अनुसार ये है कि कोई भी चीज लिखने के लिए, ड्रामा कोई प्ले लिखने के लिए टाइम, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ प्लेस, यानी कि यूनिटीज ऑफ ड्रामा का यूज करना चाहिए, जो कि तीन है, टाइम प्लेस एक्शन। और दूसरे कैरेक्टर हैं यूजेनियस। यूजेनियस ये मॉडर्न्स को शो करते हैं, यानी कि मॉडर्न्स पोएट को शो करते हैं, मॉडर्निज्म को दिखाते हैं। ही रिप्रेजेंट्स चार्ल्स सैकविले। अब यूजेनस जो है चार्ल्स सैकविले को रिप्रेजेंट करते हैं, सुपरियॉरिटी ऑफ मॉडर्न ओवर एंशिएंट्स। अब यूजेनस क्या करते हैं, एंशिएंट को फोकस में नहीं रखते हैं बल्कि मॉडर्न को सुपरियॉरिटी देते हैं। जैसा कि अभी क्राइड्स जो थे, क्राइड्स एंशिएंट को सुपरियॉरिटी देते थे, लेकिन यूजेनियस ये मॉडर्न को सुपरियॉरिटी देते हैं। यूनिट ऑफ प्लेस वाज नेवर फॉलोड बाय एंशिएंट। ये कहते हैं कि एंशिएंट्स के द्वारा यूनिट ऑफ प्लेस कभी भी फॉलो नहीं किया गया। और तीसरे कैरेक्टर हैं लिसिडियस। लिसिडियस ये फ्रेंच को शो करते हैं, यानी कि फ्रेंच ड्रामा की बात करते हैं, फ्रेंच पोएट को ये ज्यादा फेवर करते हैं। ही रिप्रेजेंट्स सर चार्ल्स, 1 मिनट, ही रिप्रेजेंट्स सर चार्ल्स सैडली। अब देखिए लिसिडियस जो हैं सर चार्ल्स सैडली को रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरटेक्स एडवोकेसी ऑफ फ्रेंच ड्रामा, और ये फ्रेंच ड्रामा को फेवर में रहते हैं, उसके फेवर में रहते हैं। फिर इसके बाद में देखिए क्या है, फ्रेंच फॉलोज 3 यूनिटीज ऑफ प्लेस टाइम एंड एक्शन। अब फ्रेंच जो है यूनिटी ऑफ ड्रामा जो है 3 हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, इसको जो है फॉलो करते हैं। एंड क्रिटिसाइज इंग्लिश फॉर देयर ट्रेजिक कॉमेडी। और ये इंग्लिश ड्रामा को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि इंग्लिश ड्रामा में ट्रेजिक कॉमेडी का यूज किया गया। और फोर्थ कैरेक्टर है निंडर है। निंडर जो कि इंग्लिश को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंग्लिश ड्रामा को फोकस में करते हैं, ये इंग्लिश ड्रामा के फेवर में रहते हैं। अब देखिए निंडर इज ड्राइडन हिमसेल्फ। निंडर जो है ये ड्राइडन, मतलब ड्राइडन निंडर के रूप में खुद अपने आप को, ड्राइडन खुद जो है रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को, वो भी किस फॉर्म में, निंडर के रूप में। फेवर्स इंग्लिश ड्रामा, और ये इंग्लिश ड्रामा को फेवर्स करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइडन भी इंग्लिश ड्रामा को फेवर करते हैं। द वैरायटी ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, और ये डिफरेंट टाइप के प्लॉट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। इट्स मैस्कुलाइन फैंसी विद इट्स चार्मिंग इरेगुलरिटीज के साथ में ये डिफरेंट टाइप के चार्मिंग्स के मैस्कुलाइन फैंसी को फोकस में करते हैं। ही एडमायर्स बेन जॉनसन, और निंडर जो है यानी कि निंडर के थ्रू स्वयं जो है ड्राइडन बेन जॉनसन की एडमायर करते हैं। एंड लव्स शेक्सपियर, और शेक्सपियर को ये पसंद करते हैं कि इनके अनुसार जैसे शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडी का यूज किया और इस तरह से इन्होंने एक नए जेनरा का यूज किया। ओके, थैंक यू। अब यहाँ पर देखिए अरिस्टोटल्स पोएटिक कॉन्सेप्ट। अरिस्टोटल का पोएटिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक्चुअली होता क्या है, अरिस्टोटल ने एक वर्क लिखा पोएटिक, और ये वर्क पोएटिक्स जो इन्होंने लिखा है इसको अपने गुरु प्लेटो ने लिखा था,
द रिपब्लिक, यानी कि द रिपब्लिक के रिस्पॉन्स में अरिस्टोटल ने लिखा एक वर्क पोएटिक्स। देखिए सबसे पहले इनका लाइफ स्केच देखते हैं अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल वाज बोर्न इन 384 BC एंड डाइड इन 322 BC। अरिस्टोटल का जन्म 384 बिफोर कॉमन एरा में हुआ, लेकिन इनकी जो डेथ हुई वो 322 BCE में हुआ। अरिस्टोटल वाज अ फिलोसोफर, अ साइंटिस्ट, teacher and a poet who made important contribution to logic, criticism, rhetoric, physics, biology, psychology, mathematics, metaphysics, ethics and politics। देखिए अरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे, पोएट थे। इन्होंने लॉजिक, क्रिटिसिज्म, रेटरिक, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और पॉलिटिक्स, इन सब पर इन्होंने फोकस किया, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया इन सब में। अरिस्टोटल हु वाज बोर्न इन मैकडोनिया, अरिस्टोटल जिनका जन्म मकदोनिया में हुआ था, मैकडोनिया में हुआ था। अरिस्टोटल वाज बोर्न इन मकदोनिया, अरिस्टोटल का जन्म मकदोनिया में हुआ। वो भी कब हुआ? 384 BC में हुआ, लेकिन डेथ हुई 322 BC में। ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो फॉर 20 ईयर्स। अब अरिस्टोटल जो है ये 20 साल से प्लेटो के स्टूडेंट थे। अरिस्टोटल 20 साल से प्लेटो के स्टूडेंट बने रहे। अरिस्टोटल ज्वाइंड प्लेटोज एकेडमी एट द एज ऑफ 18। अब अरिस्टोटल ने 18 साल के ही उम्र से इन्होंने प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिया था। ही इज फेमस फॉर रिजेक्टिंग प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। और अरिस्टोटल ये ज्यादा फेमस हुए थे कि प्लेटोज की थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। जैसा कि प्लेटो का मानना ये था कि जितने भी पोएट होते हैं इन सबको समाज से फेंक देना चाहिए, ये सब पागल होते हैं और इमेजिनेशन में कुछ भी लिखते रहते हैं। लेकिन अरिस्टोटल ये कहते थे कि नहीं, इमेजिनेशन अगर किसी चीज की पहले इमेजिन ही नहीं करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन जिसने बनाया है, पहले उसने एरोप्लेन को इमेजिन किया होगा, उसके बाद में उन्होंने उस पर काम किया। इस तरह से ही इज फेमस फॉर रिजेक्टिंग प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अरिस्टोटल इज आल्सो नोन एज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब अरिस्टोटल को अलेक्जेंडर का ट्यूटर भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को ट्यूशन दिया था। लेटर ऑन बाद में इन हिज लाइफ, उनके लाइफ में ही इस्टेब्लिश्ड हिज ऑन एकेडमी एट एथेंस। बाद में अरिस्टोटल एथेंस में अपनी खुद की एकेडमी इस्टेब्लिश करते हैं एंड डिलीवर लेक्चर टू हिज स्टूडेंट्स, और अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हैं। अरिस्टोटल वाज प्लेटोज पीपल, अरिस्टोटल जो है प्लेटो का शिष्य था। ही डाइड इन यूवोइया ऑफ नेचुरल कॉजेज। इनकी जो डेथ हुई थी यूवोइया में हुआ था, वो भी नेचुरल कॉज मतलब जनरल डेथ हुआ था। अरिस्टोटल्स वर्क्स एंड स्टडीज। अब अरिस्टोटल का वर्क क्या है, स्टडीज क्या है, ये देखते हैं। ही हैड अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग एंड possessed marvelous knowledge on मल्टीडिसिप्लिन। देखिए अरिस्टोटल जो है ये कोई चीज सीखने की इनके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था, और साथ में ये मल्टी डिसिप्लिन मतलब कई सारे नॉलेज को भी सीखे, बढ़िया अच्छी नॉलेज सीखते थे, मन लगाकर सीखते थे। हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेटाइजेज इंक्लूड फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियम, एथिक्स, पॉलिटिक्स, डी एनिमा एंड पोएटिक्स। इनकी जो मोस्ट ट्रेटाइज हैं, इनकी वर्क हैं फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स, कई सारी हैं। एंड इंट्रोडक्शन टू अरिस्टोटल्स पोएटिक्स। अब अरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखा उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोएटिक्स इज अ ट्रेटाइज ऑफ अबाउट 50 पेजेज। पोएटिक्स जो होता है ये लगभग 50 पेज का एक ट्रेटाइज वर्क है, कंटेनिंग 26 स्मॉल चैप्टर्स, जिसमें छोटे छोटे चैप्टर सब मिलाकर 26 चैप्टर, 26 स्मॉल चैप्टर हैं। मीन्स पोएटिक्स जो है इज अ ट्रेटाइज ऑफ अबाउट 50 पेजेस। पोएटिक्स में 50 पेज हैं लगभग, और इसके साथ में इसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स हैं।
Poetics has been the central documents in the study of aesthetics and literature for centuries. अब पोएटिक्स जो होता है ये सेंट्रल डॉक्यूमेंट यानी कि एस्थेटिक्स स्टडी में एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट्स माना जाता है और साथ में सेंचुरीज से लिटरेचर में इसको पढ़ाया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द रिनेसा, खासकर रिनेसा टाइम में इसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। एंड इन टूडेज स्कॉलरी सर्कल्स, और आज के स्कॉलरी सर्कल में अरिस्टोटल को जरूर पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन पोएट्री, यानी कि अरिस्टोटल का पोएट्री पर किस तरह से ऑब्जर्वेशन है। इट्स नेचर की बात करें, अरिस्टोटल फर्स्ट कंसीडर्स द नेचर ऑफ द पोएटिक आर्ट। अरिस्टोटल सबसे पहले किसी पोएटिक्स आर्ट के नेचर को कंसीडर करते हैं। फॉलोइंग प्लेटो, और प्लेटो को फॉलो करते हुए ही कॉल्स द पोएट इन एन इमिटेटर लाइक अ पेंटर और एनी अदर आर्टिस्ट हु इमिटेशन वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्ट्स। और प्लेटो के की बातों को फॉलो करते हुए अगर कहें तो वो जो है प्लेटो साहब पोएट को एक इमिटेटर बोलते थे, जिस तरह से पेंटर होता है या आर्टिस्ट होता है, कोई देखकर वैसे छाप देता है, वैसे ये पोएट होते हैं। थिंग्स एज दे वर और are things as they were said or thought to be, and things as they ought to be. According to him, poetry emerges from the human instinct to imitate things and the instinct for rhythm and harmony. He says poet is a creature and the poet represents life through his sublime skill of observation. और यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि पोएट इज अ क्रिएचर्स, पोएट एक ऐसा पोएट इज अ क्रिएटर्स, पोएट एक प्रकार का क्रिएटर्स होता है जो कि अपने ऑब्जर्वेशन के स्किल के बेस पर, अपने इमेजिनेशन के बेस पर लोगों को उनकी लाइफ से उबरू करवाता है। मतलब मीन्स लाइफ की में जो भी चीजें होती हैं उसको एक इमेजिनेशन के थ्रू दिखाता है, लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज मेरे भी साथ हो सकता है। फॉर हिम अ पोएट ऑब्जर्व्स लाइफ एज अ फर्स्ट पर्सन इन a subjective way or as a third person in an objective way, or taking another personality watches the events as an observer. Poetry that emerges depends upon the nature of imitation. इसके फंक्शन की बात करें, it functions. Aristotle does not make any categorical statement about the function of poetry. However, the function of poetry is to please the two instincts of imitation of harmony, of rhythm or pleasure. Therefore, the outcome of poetry should pleasing both the writer and the readers. या इन शॉर्ट में कहा गया कि जो पोएट्री का आउटकम होना चाहिए शुड बी प्लीजिंग, वो ऐसा होना चाहिए, प्लीजिंग होना चाहिए, इंजॉयफुल होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। बोथ द राइटर एंड रीडर्स, मीन्स राइटर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए और रीडर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, इट्स इमोशनल अपील. Aristotle also sees, like Plato, that poetry makes an immediate appeal to the emotions. Taking tragedy as the highest form of poetry, he says that it arouses the emotions of pity and fear. Pity for suffering hero, यहाँ पर pity तब आता है जब हीरो सफर कर रहा होता है, एंड फियर और डर तब होता है फॉर वर्स्ट, जब बहुत ज्यादा बुरा होता है हीरो के साथ, डेट में भी फॉल इल. He was no fears like Plato did. Aristotle says these emotions are aroused with a view to their purgation or catharsis. इन्होंने कैथारसिस का यूज किया है इन सारी चीजों का. Everybody has occasions of fear and pity in life. ये करें हर बॉडी के पास है ना, हर पर्सन के पास, हर व्यक्ति के पास लाइफ में फियर और पिटी आता ही है या आता रहता है. इट इज दिस दैट प्लीजेज इन अ ट्रेजिक टेल्स विच नॉर्मली इज पेनफुल. ये चीजें ट्रेजिक, यही चीजें मतलब कहीं किसी को प्लीज करता है, लेकिन वही ट्रेजिक टेल्स में बात करें, ट्रेजिडी में बात करें तो नॉर्मली ये चीज पेनफुल होती हैं. इन दिस परसेप्शन tragedy transmutes the disturbing emotions in what Milton calls calm of mind, all passions spent. Thus Aristotle answers Plato that the emotional appeal of poetry is not
harmful but health giving and artistically satisfying। ये कहते हैं कि ये जो पोएट लिखते हैं वो कोई हार्मफुल नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो यूजफुल ही रहता है। Aristotle finds 6 elements, 6 constituents parts in tragedy। अरिस्टोटल ट्रेजेडी में 6 पार्ट निकालते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल a tragedy should have 6 elements। One is tragedy। tragedy must have plot, 6 elements होना चाहिए। कौन कौन से हैं? सॉरी यार, उल्टा बता दे क्या। ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स होना चाहिए अरिस्टोटल के अनुसार। 6 के नेम है। पहला क्या है? प्लॉट, माइथोस, प्लॉट इज आल्सो नोन एज माइथोस। कैरेक्टर्स, डेट इज इथोस। थॉट, डेट इज डायनोइया। एंड लैंग्वेज और डिक्शन, डेट इज लेक्सिस। म्यूजिक, मेलोपोइया। एंड 6 इज स्पेक्टिकल, ऑप्सिस। चलिए यहां पर देखते हैं। Aristotle finds 6 constituent parts in tragedy। Aristotle ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट्स पाते हैं। नेम कौन से हैं? प्लॉट यानी कि माइथोस, कैरेक्टर्स इथोस, थॉट डायनोइया, लैंग्वेज और डिक्शन डेट इज नोन एज लेक्सिस, म्यूजिक मीन्स मेलोपोइया एंड स्पेक्टेकल्स ऑप्सिस। माइथोस और प्लॉट, अरिस्टोटल हैज कॉल्ड माइथोस द प्लॉट। अरिस्टोटल ने माइथोस यानी कि प्लॉट को कहा है, क्या कहा है? द साउल ऑफ ट्रेजेडी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार माइथोस यानी कि प्लॉट जो है वो द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी की सोल है। ट्रेजेडी की सोल के रूप में माइथोस यानी कि प्लॉट को माना है। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी के कंपोनेंट्स की बात करें तो स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ सक्सेसफुल प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी के कंपोनेंट्स में ये जो प्लॉट है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सोल के रूप में काम करती है। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स और इथोस। अरिस्टोटल हैज मेंशन्ड द क्वालिटीज और कैरेक्टर ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में जो प्रोटोगोनिस्ट होता है उस कैरेक्टर की क्वालिटीज को मेंशन किया है। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट वाज हिज गुडनेस। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है उसकी अच्छाईपन, कि प्रोटोगोनिस्ट के अंदर अच्छाईपन होना चाहिए। सेकंड थिंग, टू एम एट हिज प्रोप्राइटी, करेज एंड डेयर टू एवरीवन। और दूसरी चीज ये वो हर कोई के लिए प्यारा होना चाहिए। और दूसरा नंबर, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं होना चाहिए। थर्डली, अ कैरेक्टर मस्ट बी ट्रू टू लाइफ। दिस इज अ इंडिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम गुडनेस एंड प्रोप्राइटी। तीसरा ये है कि एक कैरेक्टर जो होता है वो लाइफ के प्रति सच्चा होना चाहिए। अच्छा, ये चीज गुडनेस या प्रोप्राइटी से अलग चीज है। फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्टेंसी टू एवरीवन। और फोर्थ पॉइंट ये है कि हर कोई के प्रति एक कंसिस्टेंस रखना, एक ऑनेस्ट रहना। नेक्स्ट है हेमरसिया और द ट्रेजिक फेलिंग। अब देखते हैं हेमरसिया या ट्रेजिक फेलिंग होता क्या है। टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ फेलर, एरिस्टोटल हैज यूज्ड द टर्म हेमरसिया which means hitting of the work। हेमरसिया का मतलब होता है हिटिंग ऑफ द वर्क। हेमरसिया को ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। हेमरसिया इज आल्सो नोन एज ट्रेजिक फ्लॉ। हेमरसिया को ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं। हेमरसिया इज द फॉल ऑफ नोबल मैन मीन्स हीरो इज कॉज्ड बाय अ कार्डिनल सिन और अ सीरियस लैप्स। हेमरसिया जो एक तरह से नोबल मैन के फाल होता है, मतलब जहां पर हीरो का फॉल डाउन होने लगता है, जहां पर एक क्लाइमेक्स शुरू होता है वहीं से हेमरसिया शुरू होता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्लॉज इन ट्रेजिक हीरोज इज ह्यूब्रिस। एरिस्टोटल यूज्ड द वर्ड इन हिज बुक्स पोएटिक्स। इन दिस बुक ही टेकन एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट। अब जैसे यहाँ पर देखिए हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लेयर, ये सब जो है कहीं ना कहीं प्ले में बहुत ज्यादा सफर करते हैं और यही चीज ट्रेजिक फ्लॉ, और जहां से ये सफर करना शुरू करते हैं वहां से ट्रेजिक फ्लॉ होना शुरू होता है और वहीं से हेमरसिया उसे को कहते हैं। थॉट और डायमोइया। एरिस्टोटल सेज लिटिल अबाउट थॉट। एरिस्टोटल ने थॉट के बारे में बहुत कम कहा है। थॉट और व्हाट अ कैरेक्टर थिंक्स और फील्स ड्यूरिंग हिज कैरियर इन द प्ले।
यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बहुत खास नहीं बताया कि प्ले में अपने कैरियर के दौरान जो कैरेक्टर होता है वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उसका थॉट्स कैसे होता है, इसके बारे में बहुत खास नहीं बताया। इट रिवील्स इटसेल्फ इन स्पीच एज प्लॉट इमिटेट्स एक्शन एंड character men, so thought imitates men's mental and emotional reactions to the circumstances in which they find themselves. Language or diction or lexis. Lexis or language in theater can be divided into two parts. Theater में language को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है. The spoken word एक तो जो बोल कर बताया जाता है और दूसरा द sung word जो गाकर एक सॉन्ग के थ्रू बताया जाता है. It is the selection of words or vocabulary used by dramatist. ये जो है वर्ड्स या वोकैबलरी का सिलेक्शन होता है जहां पर जो जिनको ड्रामेटिस्ट करते हैं कि अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए. डिक्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स सेम बोथ इन वर्स और प्रोज, चाहे वो वर्स हो चाहे वो प्रोज हो, दोनों में एक मीनिंग को एक्सप्रेशन होता है. म्यूजिक और मेलोपोइया. द ग्रीक कोरस. अब यहाँ देखिए कोरस का मतलब होता है एक a group of singers का ग्रुप एंड एक्टर्स हैड द लिबर्टी टू यूज ऑल द प्रिवेलेंट म्यूजिकल फॉर्म्स. ये करें ग्रीक कोरस और जो एक्टर्स होते हैं इन सबके पास इतनी लिबर्टी होनी चाहिए कि म्यूजिकल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर सकें. देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर रिचुअल रीजंस, और इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई बैन नहीं होना चाहिए. द इमेंस वैरायटी ऑफ ट्यून्स एंड मेलोडीज विद द सटल nuisance of tone color could have provided a vast area of cultural reference. Spectacle or obsis. Spectacle or stage representation, the last of the 6 parts. ये spectacle that is also known as stage representation. spectacle को stage representation कहते हैं. ये 6 पार्ट में से लास्ट पार्ट है. Connected the least with the art of poetry being the work of the stage mechanic. Although obsis should be taken to mean everything visual in theater, such as formation of dances in the chorus and costumes, movement, gestures and hand signs of the others, it is lowest importance because it has very little to do with literature. Okay, thank you. देखिए यहाँ पर आर्स पोएटिका और इसको लिखा था होरेस ने. अब आर्स पोएटिका को होरेस ने लिखा तो होरेस का इंट्रोडक्शन देख लीजिए शॉर्ट में. होरेस, हिज लाइफ स्पैन इज 65 BC to 8 BC. होरेस का जो लाइफ स्पैन है वो 65 BC से 8 BC है. ही बिलोंग्स टू ऑगस्टिन एज, और होरेस ऑगस्टिन एज से बिलोंग करते हैं. आर्स पोएटिका के बारे में देखते हैं. तो आर्स पोएटिका एक जो है आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री है आर्स पोएटिका, और दूसरा नंबर आर्स पोएटिका के थ्रू होरेस ने यह बताया कि एम ऑफ पोएट्री इज टू इंस्ट्रक्ट और लाइट और बोथ. जो पोएट्री का एम होता है वो किसी चीज को इंस्ट्रक्ट करना होता है या उस पर फोकस करना होता है, दोनों करना होता है. बेन जॉनसन ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. बेन जॉनसन ने आर्स पोएटिका को लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. आर्स पोएटिका की बात करें तो आर्स पोएटिका को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है. पोएसी, पोइसिस, पोएमा और पोएटिका. पोएसिस, पोएमा और पोएटिका. अब पोएसिस में क्या होता है, इसको पोएजी भी बोल सकते हैं. पोएसिस में कैरेक्टर शुड बी ट्रू. जो भी कैरेक्टर होते हैं वो ट्रू होने चाहिए, रियल होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए. पोएमा, पोएमा इज द अबाउट डिक्शन और लैंग्वेज एंड प्लॉट. पोएक्शन जो पोएमा होता है वो किसी डिक्शन या लैंग्वेज और प्लॉट के बारे में बात करता है. और पोएटा, जो थर्ड सेक्शन है पोएटा, पोएटा बात करता है हाउ शुड बी पोएट, कि पोएट को कैसे होना चाहिए. मीन्स आर्स पोएटिका कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 पार्ट. वन इज पोएसिस, सेकंड इज पोएमा एंड थर्ड इज पोएटा. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर. आर्स पोएटिका को एक लेटर के फॉर्म में लिखा गया है. फर्स्ट रोमन एम्परर ऑगस्टस थे और उन्हीं के एज में इसको लिखा गया.
और अभी इसके पहले बताया गया था होरेस जो है ऑगस्टिन एज से बिलोंग करते थे। द गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, जो लैटिन लिटरेचर के का गोल्डन एज था, उस गोल्डन एज में प्रमुख रूप से रोल किसने किसने प्ले किया, तो वो है वर्जिल, होरेस, लिबी और ओविड। होरेस के वर्क्स में बात करें तो होरेस ने कई सारे वर्क लिखे। कुछ वर्क हैं सैटायर्स, ओड्स, इपोड्स, एपिस्टल्स और आर्स पोएटिका। होरेस के वर्क हैं सैटायर्स, ओड्स, इपोड्स, एपिस्टल्स और आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका आर्स पोएटिका को अभी बताया गया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पोएसिस जो कि सब्जेक्ट मैटर से डील करता है, जहां पर बताया गया है पोएम शुड बी कंटेन सिंपल लैंग्वेज, की पोएम में सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। शुडंट यूज मॉन्स्टर, उसमें मॉन्स्टर का यूज नहीं होना चाहिए। मीन्स ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं यूज होना चाहिए जो आधा इंसान हो आधा जानवर हो। सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन रियलिटी एंड शो द ह्यूमन रियल लाइफ। सब्जेक्ट मैटर जो है वो रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए और ह्यूमन्स इंसान की रियल लाइफ को शो करना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। पोएट शुड फॉलो द रूल ऑफ पोएट्री, पोएट को पोएट्री के रूल को फॉलो करना चाहिए और साथ में जो एब्सर्डिटी है उसको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड पार्ट है पोएमा जो कि फॉर्म ऑफ पोएट्री से रिलेट होता है, जहां पर ये बताया जाता है कि पोएम्स का फॉर्म क्लियर होना चाहिए, बेटर स्टाइल होना चाहिए। और थर्ड पार्ट है पोएटा जो कि पोएट से रिलेटेड है, जहां पर बताया गया पोएट शुड बी हार्ड वर्कर, पोएट को हार्ड वर्कर होना चाहिए और अपनी पोएम को बार बार फ्रीक्वेंटली उसे रिवाइज करना चाहिए और रिवाइज करने के बाद में ही उसको पब्लिश करवाना चाहिए। शुड बी अ बेस्ट प्ले, जिससे उनकी जो भी पोएम्स हैं, जो भी प्ले है वो बेस्ट प्ले हो सके, या सारी उनकी प्ले जो भी वो पब्लिश करवाते हैं वो बेस्ट होना चाहिए। तो ये सिंपल सा है आपका आर्स पोएटिका। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक्चुअली लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज दोनों लोग ने मिलकर लिखा है, बट विलियम वर्ड्सवर्थ का ज्यादा रोल है। जैसा कि ये लिरिकल बैलेड्स में 23 पोएम्स लिखा गया था और 23 पोएम्स में से विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स और एस.टी. कॉलरेज ने 4 पोएम्स को लिखा। ये देखते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। तो बात करें लिरिकल बैलेड्स, तो लिरिकल बैलेड्स को लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और प्लस कॉलरेज ने 1978 में। लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ 1978 में। लिरिकल बैलेड्स जो है एक तरह का ये कलेक्शन ऑफ पोएम होता है जिसको वर्ड्सवर्थ और कॉलरेज ने पब्लिश करवाया था। इन इट, इसमें होता क्या है, यूजिंग कॉमन लैंग्वेज का यूज किया जाता है। पुअर रस्टिक सेटिंग, कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन अगेंस्ट स्यूडो क्लासिकल थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन, इन्हीं सब पर फोकस किया गया। लेकिन बात करें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, तो इसको ओरिजिनली पब्लिश किया गया 1802 में, 1802 में पब्लिश किया गया। अगर ओवरऑल लिरिकल बैलेड्स की बात करें तो 1978 में हुआ था। अच्छा, लिरिकल बैलेड्स जो है ये कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स होता है, जहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखा और एस.टी. कॉलरेज ने 4 पोएम लिखा। फॉर पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन की बात करें तो एक तो फर्स्ट एडिशन आया 1798 1798 ईस्वी में, सेकंड एडिशन है 1800 ईस्वी में और थर्ड एडिशन है 1802 ईस्वी में, जहां पर प्रीफेस दिखाया गया और पूरा नाम रखा गया प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। फोर्थ एडिशन हुआ 1805 में, 1805 ईस्वी। 4 एडिशन आ चुका है। पर्पज ऑफ राइटिंग पोएट्री, यहाँ पर इनका जो है मतलब पोएट्री को लिखने का पर्पज क्या है, कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करना था वर्ड्सवर्थ का। नेचर ऑफ पोएट्री, फंक्शन ऑफ पोएट्री, क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू पोएट। और इसमें सीधा देखिए वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स के थ्रू पोएट्री के नेचर को, पोएट्री के फंक्शन को या एक ट्रू पोएट की क्वालिटीज को बताया है, जहां पर इन्होंने कहा नेचर ऑफ पोएट्री, फंक्शन ऑफ पोएट्री एंड क्वालिटीज ऑफ पोएट्री
क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू पोएट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग्स। ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग्स होते हैं दैट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इंटायर रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी। इमोशन एंड फीलिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये करें पोएट्री में जो है इमोशंस और फीलिंग्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी ऑफ पोएट्री, पोएट्री की थ्योरी कितनी है? तो पोएट्री की 4 थ्योरी है। बात करें थ्योरी ऑफ पोएट्री कितनी है? तो थ्योरी ऑफ पोएट्री 4 हैं। ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्ट्रेशन और कंपोजिशन। कौन सी हैं? ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्ट्रेशन और कंपोजिशन मीन्स क्रिएशन ऑफ अ पोएट्री। पोएट्री सुपीरियर टू साइंस, पोएट्री जो है कहीं ना कहीं साइंस से सुपीरियर होती है ना। पोएट्री साइंस से सुपीरियर इसलिए होती है क्योंकि साइंस में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन पोएट्री में जो भी वो एक्सपेरिमेंट करता है उसको लिख भी देता है। इस तरह से पोएट्री सुपीरियर होती है। बस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी ऑफ पोएट्री कितनी है? 4 हैं। ऑब्जर्वेशन, रिकलेक्शन, फिल्ट्रेशन, कंपोजिशन मीन्स क्रिएशन ऑफ पोएट्री। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है और जिसका नाम है द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री, 3 एस्टिमेट्स फॉर एनालाइजिंग पोएट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री को एनालाइज करने के लिए 3 एस्टिमेट्स का यूज किया जाना चाहिए। 3 एस्टिमेट्स कौन से हैं? हिस्टोरिकल एस्टिमेट्स, पर्सनल एस्टिमेट और रियल एस्टिमेट। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप विलियम शेक्सपियर है, मान लीजिए विलियम शेक्सपियर की किसी वर्क को आपको एनालिसिस करना है तो हिस्टोरिकल एस्टिमेट पर नहीं किया जा सकता है कि हिस्टोरिकल एस्टिमेट का मतलब आपको उनकी पहले से हिस्ट्री पता है कि हाँ वो तो भाई हिस्ट्री में ही मतलब उनकी वर्क हमेशा अच्छी होती है तो ये भी वर्क अच्छी होंगी। कोई जरूरी नहीं कि हर पोएट का या हर प्ले राइट का इन सब का जो है सारा प्ले अच्छा ही हो। तो एनालिसिस जो करना चाहिए 3 बेसिस पर लोग करते हैं। हिस्टोरिकल एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट का मतलब आप पर्सनल मान लीजिए आपका जो पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर कर रहे हो तो ये भी नहीं होना चाहिए। रियल एस्टिमेट का मतलब रियलिटी को देखकर आपको एस्टिमेट करना चाहिए। यूज्ड द टच स्टोन मेथड, और सबसे अच्छी बात है मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री को एनालाइज करने के लिए 3 एस्टिमेट्स पर तो जोर दिया ही है, हिस्टोरिकल, पर्सनल और रियल, लेकिन इसके साथ में उन्होंने टच स्टोन मेथड का यूज किया है। टच स्टोन मेथड का मतलब होता है टू कंपेयर अ वर्क फ्रॉम अ अनदर वर्क। टच स्टोन मेथड का मतलब एक वर्क का कंपैरिजन किसी दूसरे वर्क से करना, बेहतर वर्क से करना। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री हैज अ ग्रेट फॉर्चून, पोएट्री के पास एक ग्रेट फॉर्चून होता है। Our traditional beliefs have been shaken, our religion has attached itself to the fact, and our time honored dogmas are also gradually dissolved. Poetry alone possesses the power to sustain. For poetry, the idea is everything, the rest is a word of illusion. ये कह रहे हैं आइडिया ही हर चीज है पोएट्री के लिए, बाकी सब तो इल्यूजन की दुनिया है। For supreme poetical success, more is required than the powerful application of ideas of life. It must be an application under the conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty. Arnold thinks that his evolutions of Chaucer, Dryden, Pope, and Gray have sufficiently demonstrated how the lines from the great classics can be applied as a touchstone to determine the outline of a poet. With the rise of a multitude of common readers, there is a deterioration in the literary standards, and to appease the public taste, literature is becoming a vast and profitable industry. But in spite of this momentary phase, the truly great, the classical, will never lose currency. Supremacy is ensured to it not by the deliberate choice of the word, but by the very instinct to self-preservation in human. Matthew Arnold, a prominent Victorian poet, a critic, wrote an essay titled The Study of Poetry in 1880. ये चीज याद रखना, द स्टडी ऑफ पोएट्री को लिखा गया 1880 में
किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने, जो कि विक्टोरियन पोएट, विक्टोरियन एरा से बिलोंग करते हैं। इन दिस एसे, इस एसे में होता क्या? आर्नोल्ड एक्सप्लोर्स द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोएट्री। आर्नोल्ड जो है नेचर और पोएट्री के सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करते हैं एंड प्रोवाइड्स हिज थॉट्स ऑन हाउ पोएट्री शुड बी स्टडीड एंड एप्रिशिएटेड। और इस बात पर, इस विचार पर अपने थॉट्स को प्रोवाइड करते हैं कि पोएट्री किस तरह से, पोएट्री को पढ़ा जाए, किस तरह से उसकी एप्रिशिएट किया जाए, पोएट्री की किस तरह से प्रशंसा किया जाए। Arnold begins by stating that poetry holds a vital place in human culture and serves as a powerful means of expressing and understanding the human experience. आर्नोल्ड यहाँ पर ये चीज कहते हैं कि पोएट्री जो है ह्यूमन कल्चर में एक बहुत ज्यादा वाइटल प्लेस रखता है। He argues that poetry, with its imaginative and emotional qualities, can provide a deeper insight into life's complexities and offer solace and intellectual pleasure to individuals. According to Arnold, the primary aim of the poetry is to offer a criticism of life. यानी poetry का aim होना चाहिए लाइफ को criticize किया जाए. He suggests that poetry has the ability to transcend reality and reveal essential truths about human nature, morality, and the nature of existence. So, its imaginative and reflective qualities, poetry can help individuals navigate the complexities of life and provide them with a deeper understanding of themselves and the world around them. Arnold emphasizes the importance of disinterest disinterestedness. He suggests that the readers should approach poetry an open and receptive mind, free from personal biases and preconceptions. In terms of studying poetry, Arnold advocates for a comprehensive and comparative approach. He suggests the readers should explore various poetic traditions. Arnold also discusses the role of criticism in the study of poetry. He argues that criticism should be objective. In Arnold's view, criticism should help readers understand and appreciate the technical aspects of poetry, such as form, structure, and language, as well as the intellectual and emotional depth of work. Matthew Arnold's The Study of Poetry emphasizes the significance of poetry, a means of understanding and appreciation of poetry in literary studies. यहाँ देखते हैं ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और इसको लिखा है टी.एस. इलियट, यानी कि थॉमस स्टर्न इलियट ने लिखा है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट. ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट बाय टी.एस. इलियट इज 1919. इसको लिखा गया 1919 में. अ क्रिटिकल एसे अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल पोएट और ऑथर and the canon of literature and precedes the poet. It was published firstly in London literary magazine The Egoist. इसको फर्स्ट टाइम कब पब्लिश करवाया गया? द ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट को फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया लंदन लिटरेरी मैगजीन, जिसका नाम है द इगोइस्ट, में पब्लिश करवाया गया. It was republished a year later alongside 19 of Eliot's other essays in the 1920 collection The Sacred Wood. और इसको सेकंड टाइम एक साल बाद पब्लिश करवाया गया किस मैगजीन में? द सैक्रेड वुड मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया. In this, Eliot has discussed his views on poetry and the importance of tradition. इसमें इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशन पोएट्री में इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट नाम के एस्से में एलियट जो है अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यूज को डिस्कस करते हैं. इनका व्यूज है कि पोएट्री पर किस तरह का व्यूज है और ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देने पर ये जोर देते हैं. द एस्से इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. एस्से को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है. कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन और द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड द पोएट, यानी कि इम्पर्सनल पोएट्री और पोएट के बीच में क्या रिलेशनशिप है इस पर, और लास्ट में कंक्लूजन. ट्रेडिशनल
देखिए, ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द accumulated wisdom and experience of ages. He also describes the relation between a poets and individual talent and tradition. फर्स्ट पब्लिश हुआ द इगोइस्ट में 1919 में, और सेकंड टाइम पब्लिश हुआ द सैक्रेड वुड में 1920 में। यहाँ पर देखिए एक वर्क है एलेन सोआल्टर का, और वर्क का नाम है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस। एलेन सोआल्टर इज वन ऑफ द लीडिंग फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक ऑफ कंटेम्पोररी वर्ल्ड. Feminist criticism in the wilderness was written at a time when the American campus was increasingly concerned with women's studies. मीन्स फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस को एलन वाल्टर ने पब्लिश करवाया। इसको लिखा उस समय लिखा गया जब अमेरिका में विमेन्स स्टडीज के साथ में ये कुछ कैंपस वगैरह लगाए गए थे। द essay considers the fact that like feminist creative writers, feminist critics also face certain obstacles which have got highlighted after the rise of feminism. So Walter has tried to analyze in detail the belief that feminist criticism is in wilderness. So Walter ने इस चीज को एनालाइज करने का प्रयास किया है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है अभी बहुत ज्यादा वाइल्डरनेस में है, which means feminist critics are not capable enough to produce coherent super speculations. This essay poses a specific problem. The thesis of this essay is formulated by Showalter in 1979, Essay Towards a Feminist Critics. Showalter argues that there are essentially two kinds of feminist theory. फेमिनिस्ट थ्योरी की टू काइंड्स होती हैं, वीमेन एज अ रीडर यानी कि गाइनो क्रिटिक्स, एंड सेकंड वीमेन एज अ राइटर, दीज आल्सो गाइनो क्रिटिक्स. फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इज द मोस्ट आइसोलेटेड एंड द लीस्ट अंडरस्टूड. ओरिएंटलिज्म, क्राइसिस इन ओरिएंटलिज्म, इसको लिखा है एडवर्ड सैड ने लिखा है। इसको कब लिखा? 1978 में लिखा। ओरिएंटलिज्म हैज थ्री पार्ट्स. सिंपली यहाँ पर ये समझिए, शॉर्ट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट में मैंने नोट्स बनाया है कि ओरिएंटलिज्म के थ्री पार्ट होते हैं। एक तो द स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म, सेकंड पार्ट में ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर, एंड थर्ड पार्ट है ओरिएंटलिज्म नाउ. ओरिएंटलिस्ट यूरोपियन हु स्टडीज ओरिएंट्स, ऐसे लोग जो कि ओरिएंट्स की स्टडीज करते हैं। ओरिएंट्स मीन्स ईस्ट की स्टडी करते हैं। ईस्ट कंट्रीज को ओरिएंट कहा गया और यूरोपियन कंट्रीज को ऑक्सीडेंट कहा गया। इसमें कोलोनाइजेशन हुआ। कोलोनाइजेशन का मतलब लोग दूसरों के देश में कॉलोनी बनाकर रहते थे और वहां पर शासन करते थे। स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, इसको लिखा है जैक्स डेरिडा ने। जैक्स डेरिडा ने क्या लिखा? स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस. जैक्स डेरिडा अ फ्रेंच फिलोसफर. जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसफर थे, नोन फॉर डेवलपिंग डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. अब ये जैक्स डेरिडा एक फ्रेंच फिलोसफर थे, लेकिन ये डिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के डेवलप के लिए जाने जाते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म purposed that the world should be understood in terms of structures. ये स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि संसार को समझा जा सकता है स्ट्रक्चर्स के टर्म के बेस पर समझा जा सकता है. दीज स्ट्रक्चर्स हैव स्टेबल सेंटर्स, इन स्ट्रक्चर्स के पास स्टेबल सेंटर्स होता है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्ड दैट देयर इज नो फिक्स्ड सेंटर, जबकि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो वो कहते हैं कोई फिक्स सेंटर नहीं है. जैसे मैं बात करूं एप्पल का, तो हर कोई, अब किसी के दिमाग में आएगा एप्पल का अलग अलग सेज आएगा, अलग अलग कलर आएगा, सबके दिमाग में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके की चीजें आएंगी. Thus, there is no fixed reality or meanings but multiple meanings. देखिए, कोई फिक्स्ड रियलिटी या मीनिंग्स नहीं है, लेकिन मल्टीपल मीनिंग्स हैं. जैसे मैं बात करूं सी, तो SEE मीन्स देखना, लेकिन कोई समझेगा SEA, ये सी का मतलब हो जाएगा समुद्र. इस तरह सबका जो अलग अलग सेंस निकलता है. Derrida presented structure, sign and play in a conference about structuralism held at Hopkins University in 1966.
लेक्चर वाज डिलीवर्ड इन फ्रेंच, लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। यद्यपि देखिए 1966 में डेरिडा ने जो है स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले पर एक कॉन्फ्रेंस में, जो कि स्ट्रक्चरलिज्म पर कॉन्फ्रेंस था हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, वहां पर लेक्चर को डिलीवर किया था। और यही लेक्चर, ये तो फ्रेंच लैंग्वेज में डिलीवर किया गया, लेकिन लेटर ऑन इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में और फिर हम लोग के सामने आया। वाइल स्ट्रक्चरलिज्म गेव इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चर, जबकि स्ट्रक्चरलिज्म जो होते हैं वो स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देते हैं, बट डेरिडा गेव इंपॉर्टेंस टू स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन डेरिडा जो है स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चरलिटी पर इंपॉर्टेंस दिए हैं। द स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर implies the principles according to which parts are related in a whole. The center of structure is not fixed. ये जैक्स डेरिडा कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर का सेंटर होता है वो फिक्स नहीं होता। यहाँ पर देखिए जैक्स लकन का एक वर्क है द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस। ये क्या है? द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस। इट इज अ लेक्चर डिलीवर्ड एट सोरबोन इन 1957। द इंसिस्टेंस ऑफ लेटर इन द अनकॉन्शियस, ये एक लेक्चर है जिसको सोरबोन में डिलीवर किया गया 1957 में। जैक्स लैकन वाज अ साइको एनालिस्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत है, इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रॉयड एंड सॉसरे। ये जैक्स लैकन एक साइको एनालिस्ट थे और ये इन्फ्लुएंस हुए थे फ्रॉयड से और सॉसरे से इन्फ्लुएंस हुए थे। मेन आइडिया ऑफ साइको एनालिसिस इज टू रिकॉग्नाइज द डिजायर एंड बाय डूइंग सो अनकवर द ट्रूथ। देखिए जो साइको एनालिसिस होते हैं, साइको एनालिस्ट होते हैं, इनका मेन आइडिया ये रहता है कि डिजायर को रिकॉग्नाइज किया जाए और ट्रूथ को अनकवर किया जाए। ही सेज अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज। वो कहते हैं अनकॉन्शियस जो एक लैंग्वेज की तरह स्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे हम लोग के पास दो माइंड होता है, कॉन्शियस अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें होती हैं कि जो कि गुस्सा में लोग बोल देते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गुस्सा में लोग सही बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें अनकॉन्शियस माइंड में सेट रहता है वो चीजें जब गुस्सा होती हैं तो बोल देते हैं लोग, और लोगों को खुद नहीं पता रहता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, बाद में भले ही रिग्रेट फील करते हैं। ब्रेन, बिकॉज अनकॉन्शियस इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि अनकॉन्शियस में जो कुछ भी होता है वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। रियल स्टेज, अब जैसे यहाँ पर जैक्स लैकन ने बताया कि एक 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है रियल स्टेज, फिर इसके बाद में होता है आपका चाइल्ड स्टेज, मिरर स्टेज। देखते हैं यहाँ पर, व्हेन अ चाइल्ड टुक बर्थ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इट्स मदर। जब एक बच्चा जन्म लेता है तब वो अपने माँ का एक इनसेपरेबल पार्ट होता है, यानी कि माँ से जुड़ा रहता है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज में चाइल्ड हैज नो मैच्योरिटी, चाइल्ड के पास कोई मैच्योरिटी नहीं होती है। लैंग्वेज इज एब्सेंट एट दिस एज, और यहाँ पर उसके पास कोई लैंग्वेज भी नहीं होती है। लेकिन सेकंड स्टेज आती है इमेजिनरी स्टेज और मिरर स्टेज, जो कि 6 मंथ टू 18 मंथ होता है। begins to develop maturity, he begins to connect ideas to object, emotions and to situation। और ये चीजें मतलब एक तरह से मैच्योरिटी की तरफ डेवलप कराती हैं, और यहीं से आई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। मतलब उस बच्चे को पता चलता है हाँ ठीक है, मेरा भी अस्तित्व क्या कैसे चीजों को रिलेट करता है। और लास्ट है सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज जो है 18 मंथ्स टू अप टू डेथ, 18 मंथ से अप टू डेथ चलता है। चाइल्ड कनेक्ट्स आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, ऑब्जेक्ट सिंबॉलिकली, जहां पर एक बच्चा जो है सिंबॉलिकली रूप से जो है इमोशंस, आइडियाज, थॉट्स को कनेक्ट करता है। मैच्योर एज ऑफ ह्यूमन साइकी, और ह्यूमन साइकी की एक मैच्योर एज भी शुरू होती है। यूज ऑफ लैंग्वेज विद द कनेक्टिव ऑफ अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, और सिंबॉलिक एज में कोई बच्चा कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के बेस पर उसके कनेक्शन के साथ में लैंग्वेज को यूज करता है, उसे पता चलता है कहाँ क्या कैसे कब बोलना है। देखिए ये एमए इंग्लिश सेकंड पेपर है, और यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है पोएटिक्स। पोएटिक्स को लिखा है अरिस्टोटल ने। पोएटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एंशियंट ग्रीक। पोएटिक्स जो है ये एंशियंट ग्रीक्स में से, अगर एंशियंट ग्रीक की बात किया जाए तो उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क में से एक है। फिलोसोफर एरिस्टोटल was discussing and analyzing the concept and art of
क्रिएटिंग पोएट्री। इसमें अरिस्टोटल पोएट्री को क्रिएट करने की आर्ट को और उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। द एग्जैक्ट ओरिजिन ऑफ एरिस्टोटल्स पोएटिक्स आर नॉट नोन। अरिस्टोटल का ये पोएटिक्स का एग्जैक्ट ओरिजिन क्या है इसके बारे में पता तो नहीं है, बट रिसर्चर्स बिलीव, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो बिलीव करते हैं डैट इट वाज कंपोज्ड अराउंड 330 BCE, कि इसको लगभग 330 BC में कंपोज किया गया पोएटिक्स को, एंड वाज प्रेजेंटेड प्राइमरली एज द नोट्स बाय अरिस्टोटल्स स्टूडेंट्स। और इसको सबसे पहले अरिस्टोटल स्टूडेंट्स के द्वारा एक नोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया। अरिस्टोटल हेयर डिफाइंस आर्ट एंड आल्सो सजेस्ट्स द क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग द क्वालिटी ऑफ गिवन वर्क ऑफ आर्ट। अरिस्टोटल यहाँ पर आर्ट को डिफाइन करते हैं और ये भी सजेस्ट करते हैं कि किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को किस तरह से उसकी क्राइटेरिया को कैसे डिफाइन किया जाए, इन सब के बारे में सजेस्ट करते हैं। इट इज़ अ 26 चैप्टर्ड ट्रेटाइज ऑन पोएट्री, यानी कि पोएटिक्स में 26 चैप्टर हैं। पोएटिक्स डिस्कसेस द डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री। पोएटिक्स में डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री को डिस्कस किया जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ गुड पोएम, एक अच्छे पोएम के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है। एंड द डिवीजन ऑफ अ पोएम इनटू इट्स कंपोनेंट्स, और पोएम के डिवीजन को वो कितने कंपोनेंट्स में पोएम को बांटा गया है, इस चीज़ को भी डिस्कस किया जाता है इसमें। अबाउट पोएट यानी कि अरिस्टोटल के बारे में देख लेते हैं। अरिस्टोटल वाज फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ फ्रॉम ग्रीस। अरिस्टोटल एक फिलोसोफर और ग्रीस के पॉलीमैथ हैं। ही मूव्ड प्लेटोज एकेडमी while he was 18। जब अरिस्टोटल 18 साल के थे तब ये प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन कर लिए थे। हिज टीचर वाज प्लेटो, इनके टीचर प्लेटो थे। एंड ही वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। अरिस्टोटल कंपोज्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स बिटवीन 335 एंड 323 BC। अरिस्टोटल ने अपने वर्क को लगभग, इनके जितने भी वर्क हैं अपने सारे वर्क को 335 और 323 BC के बीच में ये कंपोज किए हैं। वाइल ही वाज इन एथेंस, जब ये एथेंस में थे, जब अरिस्टोटल एथेंस में थे, ही हैड अमेजिंग पैशन फॉर लर्निंग। तब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ सीखने के लिए ये बहुत ज़्यादा पैसियोनेट थे। एंड पजेस्ड मोर नॉलेज ऑन मल्टी डिसिप्लिन, और ये कई सारे नॉलेज को भी इन्होंने सीखा। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेटाइज इंक्लूडेड, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेटाइज में आते क्या हैं? फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियन, इथिक्स, पॉलिटिक्स, ऑन द सोल एंड पोएटिक्स। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, डैट हिज वर्क, कि उनका वर्क इफ कंपाइल्ड कैन बी कंसिडर्ड एज अ वर्चुअल encyclopedia of Greek language। Aristotle is considered as the first genuine scientist। देखिए अरिस्टोटल को फर्स्ट जेन्युइन साइंटिस्ट के रूप में कंसिडर किया जाता है। इन द पोएटिक्स, इन दिस वर्क अरिस्टोटल हैज टोल्ड अबाउट द ड्रामेटिक थ्योरी। इस वर्क में यानी कि पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने ड्रामेटिक थ्योरी के बारे में बताया है। एंड आल्सो डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री एंड वेराइटीज, और साथ ही में अरिस्टोटल ने डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री के बारे में और उस पोएट्री के कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं इन सब के बारे में भी इन्होंने बताया है। बिसाइड दिस
ही हैज़ आल्सो टोल्ड अबाउट ट्रेजिडी, इसके साथ में इन्होंने ट्रेजिडी के भी बारे में बताया है, एंड एपिक पोएट्री एंड देयर रेफरेंसेज, और साथ में एपिक पोएट्री के बारे में और उनके रेफरेंस के भी बारे में इन्होंने बताया है। प्लेटो हैज़ रिटन द बुक द रिपब्लिक, प्लेटो ने द रिपब्लिक नामक किताब को लिखा है। इन इट, इसमें प्लेटो हैज़ सेड, प्लेटो ने कहा था डेट पोएट्री एंड पोएट्स आर मीनिंगलेस, कि पोएट्री और पोएट्स ये मीनिंगलेस होते हैं, बिकॉज पोएट आर नॉट एनी यूज एंड देयर पोएट्री इज आल्सो द शोइंग थिंग्स, क्योंकि पोएट का कोई यूज नहीं होती है और इनकी पोएट्री भी बेकार की चीज़ें होती हैं। पोएटिक्स इज इन द रिस्पॉन्स ऑफ प्लेटोज बुक द रिपब्लिक, ये जो पोएटिक्स एरिस्टोटल ने लिखा है इसको द रिपब्लिक बुक के रिस्पॉन्स में लिखा है। अबाउट द बुक, इस पोएटिक्स के बारे में देखते हैं क्या है। इन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बात किया जाए तो पोएटिक्स इज वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट वर्क, पोएटिक्स ग्रेट वर्क में से एक है। हेयर एरिस्टोटल हैज़ टोल्ड अबाउट ट्रेजिडी, कॉमेडी एंड एपिक, यहाँ पर यानी कि पोएटिक्स में, पोएटिक्स के थ्रू एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी के बारे में बताया है, कॉमेडी के बारे में बताया है एंड एपिक, और एपिक के बारे में बताया है। एरिस्टोटल हैज़ सेड अबाउट द टाइप्स ऑफ पोएट्री, एरिस्टोटल ने टाइप्स ऑफ पोएट्री के बारे में कहा है एंड देयर क्वालिटीज, और उनके क्वालिटीज़ के बारे में क्या क्या बताया है। डिफिनेशन ऑफ पोएट्री, इन्होंने पोएट्री को डिफाइन किया है। टाइप्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री के टाइप्स को बताया है। मिमेसिस और इमिटेशन के बारे में बताया है। डिफरेंट जेंसेस लाइक कॉमेडी, ट्रेजिडी एंड एपिक के बारे में बताया है। ओरिजिन, ट्रेजिडी की ओरिजिन क्या कैसे हुई इसके बारे में बताया गया है, और ट्रेजिडी को डिफाइन किया है। ट्रेजिडी में 6 एलिमेंट्स को बताया है, और ट्रेजिडी में कैथारसिस क्या होता है इन सारी चीज़ों को बताया है। और एपिक के साथ में पोएट्री को कंपैरिजन किया है, यानी कि एपिक वर्सेस पोएट्री। अब देखिए डिफिनेशन ऑफ पोएट्री किस तरह से एरिस्टोटल ने पोएट्री को डिफाइन किया है। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इज अ डिस्कशन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, अरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है ये जो है पोएट्री के डिफरेंट फॉर्म्स पर एक डिस्कशन है, जहाँ पर द स्ट्रक्चर ऑफ अ पोएम, पोएम के स्ट्रक्चर पर डिस्कशन किया गया है। व्हाट मेक्स अ पोएम गुड, जो कि एक पोएम को बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है। अरिस्टोटल कॉल्ड पोएट्री अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, अरिस्टोटल ने पोएट्री को क्या कहा है तो अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन। अरिस्टोटल कॉल्ड द पोएट्री अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, अरिस्टोटल ने पोएट्री को एक इमिटेशन का फॉर्म कहा है। अरिस्टोटल बारोड द टर्म ऑफ इमिटेशन फ्रॉम प्लेटो, अरिस्टोटल ने इमिटेशन का टर्म जो है, इमिटेशन शब्द जो है प्लेटो से लिया है, बट ही प्रोवाइडेड इट अ न्यू सेंस, लेकिन अरिस्टोटल ने इसको एक नया सेंस दिया है एंड अ फ्रेश मीनिंग, और इसके साथ में एक फ्रेश मीनिंग भी दी है। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल रिगार्डेड मिमेसिस और इमिटेशन इज एन आर्ट ऑफ इमेजिनेटिव। अब यहाँ पर देखिए ये जो इमिटेशन है, इमिटेशन वाली जो आर्ट होती है ये एक प्रकार से आर्ट ऑफ इमेजिनेटिव होती है, इमेजिनेटिव क्रिएशन होती है एंड इट इज़ वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर, और ये ह्यूमन नेचर का एक डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट में से एक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अब देखिए अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोएट्री क्या है, पोएट्री एक आर्ट ऑफ इमिटेशन, ये चीज़ याद रखिए। पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, पोएट्री इमिटेशन का आर्ट है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। टाइप्स ऑफ पोएट्री, टाइप्स ऑफ पोएट्री की बात करते हैं तो पोएट्री के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रेजिक पोएट्री यानी कि ट्रेजिडी पोएट्री, एपिक पोएट्री, कॉमेडी पोएट्री या कॉमिक पोएट्री और म्यूजिक पोएट्री। पोएट्री के डिफरेंट काइंड्स होते हैं।
ट्रेजिक पोएट्री, एपिक पोएट्री, कॉमिक पोएट्री और म्यूजिक पोएट्री, इमिटेशन और मिमेसिस होता क्या है? इन पोएटिक्स एरिस्टोटल डिफाइंस पोएट्री एज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन। देखिए, पोएटिक्स में अरिस्टोटल ने पोएट्री को कैसे डिफाइन किया गया है? कैसे डिफाइन किया? ह्यूमन एक्शन के एक इमिटेशन के रूप में डिफाइन किया है। बाय इमिटेशन ही मीन्स समथिंग लाइक रिप्रेजेंटेशंस। इमिटेशंस से ही वो कोई चीज़ रिप्रेजेंटेशन की तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं। द पोएम इमिटेट्स बाय टेकिंग an instance of human action and representing it in a new medium or materials that of words. To imitate is to believe like another, though all such likeness may not be imitation. अब इसके बाद में बात करते हैं ट्रेजेडी की। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी इज वन ऑफ द 5 फॉर्म्स इन पोएट्री। ट्रेजेडी जो है पोएट्री के 5 फॉर्म्स में से एक है। ही हैज सेड, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। ट्रेजेडी किसी एक्शन का एक इमिटेशन होता है। That is serious, complete and of a certain magnitude through pity and fear affecting the proper propagation of these emotions। और जो है जो ये चीज़ पिटी और फियर से होकर गुजरता है ट्रेजेडी। नेक्स्ट, इट इज मिमेटिक। ट्रेजेडी जो होती है एक मिमेटिक होती है। इट इज़ सीरियस से सीरियस होती है। इट टेल्स अ फुल स्टोरी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ। और ये मतलब भर की लंबी होती है और पूरी कहानी बताती है। इट कंटेन्स रिदम एंड हारमोनी। और ये एक रिदम और हारमोनी को कंटेन करता है। रिदम एंड हारमोनी अकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी। अब ये रिदम और हारमोनी ट्रेजेडी के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से ये दिखाई देता है। इट इज परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड। ट्रेजेडी को नरेट करने के बजाय इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको परफॉर्मेंस किया जाता है। द 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रेजेडी का 6 एलिमेंट कौन सा है? तो ट्रेजेडी का जो 6 एलिमेंट है वो है प्लॉट, दूसरा है कैरेक्टर, तीसरा है थॉट और नेक्स्ट है डिक्शन, नेक्स्ट स्पेक्टेकल और सॉन्ग या म्यूजिक, मेलोडी। तो 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कौन से हैं? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल एंड सॉन्ग। कॉमेडी, कॉमेडी क्या होता है? इन द पोएटिक्स, पोएटिक्स में एरिस्टोटल राइट्स दैट ही विल स्पीक ऑफ कॉमेडी। पोएटिक्स में एरिस्टोटल लिखते हैं कि वो कॉमेडी को बोल सकेंगे। बट देयर इज़ नो फर्दर मेंशन ऑफ कॉमेडी। लेकिन कॉमेडी के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेंशन नहीं किया है। एरिस्टोटल राइट आल्सो ही विल एड्रेस कैथारसिस। एरिस्टोटल इस बारे में भी लिखते हैं कि वो कैथारसिस पर भी बात करेंगे। एंड एन एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ फनी। और उस चीज़ पर भी एनालिसिस करेंगे कि क्या चीज़ फनी है ना, जो चीज़ फनी है उस चीज़ के भी बारे में। बट ही डज नॉट एक्चुअली एड्रेस एनी ऑफ दोज आइडियाज़। लेकिन वो किसी के भी बारे में कोई खास एड्रेस नहीं किए हैं। कॉमेडी ट्रेड्स ऑफ लेस वर्चुअस पीपल। और कॉमेडी ट्रेड्स ऑफ लेस वर्चुअस पीपल, यहाँ कॉमेडी का मतलब ये जो है बहुत लेस वर्चुअस पीपल के द्वारा ट्रीट किया जाता है। एंड फोकसेस ऑन ह्यूमन वीकनेस एंड फॉइबल्स। और कॉमेडी के थ्रू ह्यूमन वीकनेस और जो है फॉइबल पर फोकस किया जाता है। एपिक, टू एरिस्टोटल एन एपिक इज अ नैरेटिव पोएम। एरिस्टोटल के अनुसार एपिक जो होता है एक नैरेटिव पोएम होता है। रिटेन इन हीरोइक हेक्सामीटर, जिसको एक हीरोइक हेक्सामीटर में लिखा जाता है। इट हैज़ 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। और एपिक में 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स होता है। और वो कौन से हैं? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट और डिक्शन। कौन से हैं? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट और डिक्शन है। नेक्स्ट बात करें डिफरेंस बिटवीन ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री।
ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ट्रेजेडी में लिमिटेड होता है, फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम में ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन एपिक पोएट्री में नो लिमिटेशन होता है और इसको नरेट किया जाता है। ट्रेजेडी में नो सिंगल मीटर, कोई सिंगल मीटर नहीं होता है, लेकिन एपिक पोएट्री में सिंगल टाइप ऑफ मीटर, एक ही तरह का मीटर होता है। ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट हैं, कौन से हैं? प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल। लेकिन एपिक पोएट्री में हेक्सामीटर में इसको लिखा जाता है। ट्रेजेडी ड्रामेटिक फॉर्म होती है और एपिक पोएट्री एक नरेशन फॉर्म में होती है, नरेटेड फॉर्म में होती है। इन द एंड एरिस्टोटल हैज़ टोल्ड ट्रेजेडी, लास्ट में एरिस्टोटल ट्रेजेडी के बारे में बताए हैं सुपीरियर देन एपिक पोएट्री, जो कि ट्रेजेडी जो कि होती है एपिक पोएट्री से सुपीरियर है। मीन्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ट्रेजेडी सुपीरियर देन एपिक पोएट्री, ट्रेजेडी जो है एपिक पोएट्री से सुपीरियर होता है। ये किसके अनुसार है? एरिस्टोटल के अनुसार है। पेपर सेकंड का एक टॉपिक है आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका को लिखा है होरेस ने। यहाँ पर थोड़ा सा फोटो क्लियर नहीं आया, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आर्स पोएटिका इज द आर्ट ऑफ पोएट्री। आर्स पोएटिका जो होता है एक आर्ट ऑफ पोएट्री होती है। इज अ पोयम, आर्स पोएटिका एक पोयम है रिटन बाई होरेस, जिनको होरेस ने लिखा है। इन विच, जिसमें ही एडवाइसेस, जिसमें वो एडवाइस करते हैं पोएट्स ऑन द आर्ट ऑफ राइटिंग, पोएट्स जो कि आर्ट ऑफ राइटिंग लिखते हैं, पोएट्री लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, उनके बारे में एडवाइस किया है। द आर्स पोएटिका हैज एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन लेटर एजेज। आर्स पोएटिका जो है लेटर एजेज में एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और वो किस पर है इन्फ्लुएंस? यूरोपियन लिटरेचर पर है। नोटेबली ऑन फ्रेंच ड्रामा एंड हैज इंस्पायर्ड पोएट एंड ऑथर्स सिंस इट वाज रिटन। ऑल्दो इट हैज बीन वेल नोन सिंस द मिडिल एजेज, यद्यपि आर्स पोएटिका मिडिल एजेज से ही अच्छे से जाना जाता है। इट हैज बीन यूज्ड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म सिंस रिनेसा, लेकिन इसको रिनेसा से ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यूज किया गया है। समरी ऑफ आर्स पोएटिका, आर्स पोएटिका के समरी की बात करें तो होरेस ओपन्स द आर्स पोएटिका विद इमेजिनरी डिस्क्राइबिंग हाउ पेंटर्स हैव द क्रिएटिव लाइसेंस टू मेक एवरीथिंग दे वांट। मतलब ये होरेस जो है आर्स पोएटिका को शुरू करते हैं कि इमेजिनरी के साथ शुरू करते हैं कि किस तरह से पेंटर्स जो होते हैं वो किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। हाउ एवर होरेस लिमिट्स देयर क्रिएटिविटी एक्सप्लेनिंग डेट पोएट्स, पेंटर्स एंड ऑथर्स वुड नॉट वांट देयर फैंटास्टिकल क्रिएचर्स एंड इमेजिनरी फॉल्स टू बिकम रियल। यद्यपि मतलब ये होरेस के पास एक लिमिटेशन होती है, वो भी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं पोएट, पेंटर्स, ऑथर्स, ये जितने भी लोग होते हैं ये चीज़ों को हमेशा रियल बनाने का प्रयास रियल दिखाने का प्रयास करते हैं। कोई भी टेल्स हो, कोई भी इमेजिनरी कहानी हो, कोई भी हो, हम उसको रियल दिखाने का प्रयास करते हैं। दिस ओपनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिजिनलिटी एंड पोएटिक ट्रेडिशन according to the poet, an author may wish to create new characters and stories, but in doing so they make their private lives public. For that reason one must blend their creativity with something that already exists, using stock characters or old plots to frame और देयर क्रिएशंस। यहाँ पर ये एक क्रिएटिव का क्रिएशंस के प्रति बात किए हैं। और द पोएट नेक्स्ट डाइव्स इनटू अ डिस्कशन ऑफ फॉर्म। अब पोएट क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स को, स्ट्रक्चर को डिस्कशन करते हैं। प्लेइंग पार्टिकुलर अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, कैरेक्टर्स एंड प्लॉट्स ऑफ द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। और कॉमेडी और ट्रेजेडी के
प्लॉट्स को ध्यान देते हैं। लास्टली लास्ट में होरेस इन्वेस्टिगेट्स द पोएट्स रोल। होरेस जो है पोएट्स के रोल को इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड हाउ द पोएट मस्ट बिहेव, और किस तरह से पोएट को बिहेव करना चाहिए व्हेन क्रिएटिंग लिटरेचर, जब वो लिटरेचर लिख रहे हों, क्रिएट कर रहे हों तब। द पोएट मस्ट एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म केयरफुली रिवाइज दियर वर्क। तो पोएट को हमेशा जो है क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी उनके वर्क पर किया जाता है, उनके मेंटेनेंस पर किया जाता है। मेंटेन अ मॉडेस्ट एटीट्यूड, और एक अच्छी एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए। एंड टेक इंस्पायरेशन फ्रॉम नेचर, और नेचर से एक इंस्पायरेशन लेना चाहिए। टू लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लिटरेरी ट्रेडिशन, और लिटरेरी ट्रेडिशन पर जो भी इम्पैक्ट डाले हैं उस चीज़ को भी देखना चाहिए। फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर की बात करें, द आर्स पोएटिका बाय होरेस इज अ बिग, एक मिनट भाई, इज अ बिग डिटेक्टिव पोएम। देखिए हार्स पोएटिका एक डिटेक्टिव पोएम है, रिटन एज एन एपिस्टल टू द पिसो फैमिली, और पिसो फैमिली के प्रति एक एपिस्टल के रूप में इसको लिखा गया है, एज एन एपिस्टेलरी पोएम। और आर्स पोएटिका को एक एपिस्टेलरी पोएम के रूप में मानते हुए, दिस वर्क इज अ लेटर इट्स एड्रेस टू द पिसो फैमिली, ये पिसो फैमिली को एड्रेस है। एज इट सीम्स डेट द एल्डेस्ट सन ऑफ द पिसोज वाज इंटरेस्टेड इन बिगिनिंग टू राइट पोएट्री। ऐसा लगता है जैसे कि पिसोज की फैमिली जो है पोएट्री लिखने के लिए शुरुआत में इंटरेस्टेड थी। देखिए फोटो इतना गंदा आया है। पेपर सेकंड यूनिट सेकंड की बात करते हैं, तो इसमें एक टॉपिक है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसको टी.एस. इलियट ने लिखा। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज एन एसे रिटन बाय ग्रेट पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. इलियट। देखिए ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट एक एसे है जिसको ग्रेट पोएट और लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. इलियट ने लिखा, जिनका पूरा नाम थॉमस ईस्टर्न इलियट था। द एसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द इगोइस्ट। ये एसे पहली बार पब्लिश्ड हुआ द इगोइस्ट में 1919 में। लेटर इन द इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म। द सेकंड वुड इन द ट्रेडिशनल एंड द सैक्रेड वुड, यानी कि इनको ये चीज़ पहली बार जो है इन द ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट में इलियट डिस्कसेस नॉट ओनली हाउ पोएम शुड बी रिटन। इलियट केवल इसी बात को डिस्कस नहीं किए हैं कि पोएम कैसे लिखा जाए, बट आल्सो हाउ बी शुड बी रेड एंड अप्रिसिएटेड बाय क्रिटिक्स, बल्कि इस बात पर भी ये जोर दिए हैं कि किस तरह से उसको पढ़ा जाए और क्रिटिक्स के द्वारा किस तरह से उसको अप्रिसिएट किया जाता है। इलियट इज मोस्ट नोन फॉर हिज पोएट्री। इलियट अपनी पोएट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और ये जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के फील्ड में भी एक कंट्रीब्यूशन दिए हैं। अबाउट द एस्से के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वर्क्स। ये जो है एक वेल नोन वर्क्स में से एक है। डैट इलियट प्रोड्यूस्ड इन हिज क्रिटिक कैपेसिटी, जिनको इलियट ने अपने क्रिटिक कैपेसिटी में इसको प्रोड्यूस किया है। इन दिस एस्से, इस एस्से में पोएट कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल्स, पोएट सारे प्रिंसिपल को कंटेन्स करते हैं। रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल से संबंधित सारे प्रिंसिपल को रखते हैं। एंड द पोएटिक वर्क ऑफ द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट के पोएटिक वर्क को। द एस्से कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ये एस्से 3 पार्ट में कंसिस्ट होता है, यानी कि इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट, ये एस्से 3 पार्ट
से बना है। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी और तीसरा है कंक्लूजन। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में एलियट कहते हैं डैट नो पोएटिक वर्क कैन बी आइडियल, कि कोई पोएटिक वर्क आइडियल नहीं हो सकते हैं। इफ़ देयर इज नो ग्लिम्स ऑफ ट्रेडिशन, और अगर ट्रेडिशन की कोई ग्लिम्स नहीं है तो द आर्टिस्ट मस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल पाथ, आर्टिस्ट को ट्रेडिशनल पाथ जरूर फॉलो करना चाहिए ऑफ हिज एंसेस्टर्स, और अपने एंसेस्टर्स में, इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेस्ट वर्क, इन्होंने बेस्ट वर्क क्रिएट किया। द सिग्निफिकेंस ऑफ द पोएटिक वर्क लाइज इन ट्रेडिशनल कंसिडर्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द वर्क ऑफ द पोएट इफ ही फॉलोज द ट्रेडिशनल पाथ, अगर वो ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते हैं तब वो उनके कई सारे वर्क, इंडिविजुअल वर्क, इन सब पर ध्यान देना होगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर वर्क इज रिगार्डेड विच रिमाइंड्स द लिटरेचर ऑफ द पास्ट। इलियट एडवांसेस द पास्ट ट्रेडिशन, the past tradition says past must be modified by the present literature and must be modified by the work of ancestors and the past. The relationship depicted between the present and the past is reciprocal concept. The new work is directed by the past. The new artist seeks help from his art and create new inventions in the literary line. They add a new work to whole literature and literary tradition get modified by the addition. For Eliot, the literature is not the name of repeating the same idea and the concept. He does not copying the old literary work. He is always in favor of generating new ideas and works. He stresses upon the idea that when the artist composes an idea, he must consider the work of past as a guide for him. Eliot is of the view that new literary work must be compared with the traditional work of the past. The purpose of this analysis never to determine their good or bad qualities. Thus, will hint at perfection of literary work. This will lead to understand the new creative work. Theory of impersonality. In the second part of the essay, he developed the theory of personality. He rejects the definition of poetry by Wordsworth. He is of the view that the best work is created only when the poet does not include his own nation and emotion. Conclusion. In the conclusion, Eliot concludes the essay by making his judgment about the process of poetic creation. Eliot means to say every individual who works hard to improve himself is arrived at his ambition is known individual talent. Today the human society is highly cultured. It is partly because of tradition and partly because of individual talent. He means to say criticism should be based on human culture and human talent. यहाँ पर देखिए द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। स्टडी ऑफ पोएट्री को किसने लिखा? मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा। द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज अ यूनिक क्रिटिकल एस्से। देखिए स्टडी ऑफ पोएट्री जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा, ये एक यूनिक क्रिटिकल एस्से है इन विच आर्नोल्ड क्रिटिसाइजेज द आर्ट ऑफ पोएट्री, जिसमें मैथ्यू आर्नोल्ड आर्ट ऑफ पोएट्री को क्रिटिसाइज करते हैं एज वेल एज द आर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। इसी तरह से वे क्रिटिसिज्म के आर्ट को भी क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। ही सेज डैट वी शुड अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ पोएट्री। वो कहते हैं, आर्नोल्ड जी कहते हैं कि हमें
पोएट्री के वर्थ को समझना चाहिए। बिकॉज इट इज पोएट्री, क्योंकि ये पोएट्री ही होती है, डेट शोज अस मिरर ऑफ लाइफ, जो कि मिरर ऑफ लाइफ को शो करती है, लाइफ के मिरर को शो करती है। अकॉर्डिंग टू आर्नोल्ड, आर्नोल्ड के अकॉर्डिंग साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट पोएट्री, साइंस पोएट्री के बिना इनकम्प्लीट है। एंड रिलीजियन एंड फिलॉसफी विल गिव यू वे टू पोएट्री, और ये रिलीजियन और फिलॉसफी ये पोएट्री के लिए एक रास्ता देंगे। द ऑथर सेज डैट व्हेन वन रीड्स पोएट्री, ऑथर कहता है कि जब कोई इंसान पोएट्री को पढ़ता है तब ही टेंड्स टू एस्टिमेट, तब वो इस चीज़ का एस्टिमेट करता है वेदर इट इज़ द बेस्ट फॉर्म और नॉट, कि ये बेस्ट है या नहीं है। इट हैपन्स इन 3 वेज, और ये 3 तरीके से हैपन होता है, 3 तरीके से चेक किया जाता है कि बेस्ट है या नहीं है। द रियल एस्टिमेट, द हिस्टोरिक एस्टिमेट और द पर्सनल एस्टिमेट। द रियल एस्टिमेट इज अ यूनिक व्यू पॉइंट, रियल एस्टिमेट एक यूनिक व्यू पॉइंट होता है। डैट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट, जो कि दोनों कॉन्टेक्स्ट में लेता है, हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में और साथ में क्रिएटिव वर्क के हिसाब से, टू जज द वर्थ ऑफ पोएट्री, जिससे हम पोएट्री के वर्थ को जज करते हैं। बट द रियल मीन एस्टिमेट इज ऑफन सरपास्ड बाय द हिस्टोरिक एंड पर्सनल एस्टिमेट। द हिस्टोरिक estimate places that historical context above the value of the art. Personal estimate depends on the personal tastes like and dislikes of the readers, which affect the judgment of poetry. Arnold says that both these estimates tend to be fallacious. The historic and personal estimate often overshadows the real estimate. Arnold says that the historical estimate raises poetry to a high pedestal and thus hinders one from noticing its weakness. He says that if a poet is truly a classic, his poetry will give the readers real pleasure. The author appeals to readers to read classic poetry with an open eye and not be blind. Every reader to pay his attention to all these estimates. These estimates are the key point of the poetry. नेक्स्ट बात करते हैं आर्नोल्ड परपजेज द टच स्टोन मेथड। आर्नोल्ड टच स्टोन मेथड की बात करते हैं। एनालाइजिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए वेदर इट इज ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड और नॉट, कि ये हाई स्टैंडर्ड की है या नहीं, इसके लिए वो टच स्टोन मेथड का यूज करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। ही बोरो दिस मेथड फ्रॉम Longinus, who said to his idea of the sublime that if a certain example of sublimity can please anyone regardless of habits, tastes or age and can please to all time, then it can be considered as a true example of sublime. Arnold quotes Homer, Dante, Shakespeare and Milton is an attempt to exemplify touchstone poetry. Arnold says that examples he has quoted are very different to one another, but they all possess a high quality. He says that a critic need not labor in vain trying to explain the greatness of poetry. He says that the high quality of poetry lies in its matter and its manner. Arnold then speaks about French poetry, which had a tremendous influence on the poetry of England. He differentiates between the poetry of northern France and southern France. The poetry of southern France influenced Italian literature, but it is the poetry of northern France that was dominant in Europe. In 12th and 13th century,
Thus, poetry came to England with the Anglo-Normans and had a tremendous impact on English poetry. Next, Arnold speaks about Chaucer, who was much influenced by France and Italian poetry. Arnold thinks that the creative actions of Shakespeare and Milton are enough to develop poetry. Later, it was improved by John Dryden and Alexander Pope. The roles of Byron, Shelley, and Wordsworth are not less than above poets to develop poetry. In fact, the study of poetry is the best work of Matthew Arnold.